तो इस बीच ये बड़ी खबर, युद्ध के मैदान में चेचन्या की फौज भी नजर आ रही है। कीव के नजदीक चेचन्या चीफ, रूसी मीडिया का यह दावा है कि कीव में चेचन्या का चीफ भी मौजूद है और चेचन्या के चीफ वहां पर चेचन्या की आर्मी को लीड कर रहे हैं। तो सिर्फ रूसी फौज नहीं है, चेचन्या लड़ाके जिसे कहते हैं या फिर चेचन्या फाइटर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और चेचन्या की फौज का सहारा ले रही है। हालांकि ये मना किया था रशिया ने कि किसी और कंट्री की कोई और फौज नहीं है, लेकिन चेचन फौज वहां पर नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि बाकायदा स्पॉट किया गया है कि वहां पर चेचन्य सेना का चीफ भी मौजूद है। संजय मैस्टन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आरएस मल्होत्रा भी मौजूद हैं। संजय मैस्टन, मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहता हूं, 19वें दिन में सर क्या ट्रेडिशनल वॉरफेयर में अब भी हम ये कह सकते हैं कि क्या आर्टिलरी बैटल ग्राउंड वॉरफील्ड चल रहा है या फिर सब सोच समझ के काम रख रहे हैं कि सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम हो? 19वें 20वें दिन में प्रवेश कर जाना एक ऐसी सेनाओं का जिनके पास एयरफोर्स से लेकर के तमाम इक्विपमेंट्स हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? Sujit, पहली बात, thank you for inviting me. Secondly, I request you, since I'm an army man and we are called by our rank. Definitely, sir. Definitely, Major General Retired Sanjay Maston, sir. Oh, fine. ये जो 19वें दिन की आज लड़ाई है, मेरी इस पे बहुत ऑब्जर्वेशन है इस लड़ाई में, और मेरा क्योंकि जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है भारतीय सेना में एज इन्फेंट्री ऑफिसर, जहां हमने मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ बहुत नजदीक में काम किया है और एज अ डिविजनल कमांडर, मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन ये हैं कि जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं रूस के द्वारा, वो थोड़ी मैं किस प्रकार उसका वर्णन करूं, मतलब एक प्रोफेशनल आर्मी की तौर पे वो मेरे को नहीं दिख रही है। उदाहरण के तौर पे आज 19वां दिन हो गया है, अभी तक अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हम माने कितने कैप्चर हो गए, मेरे ख्याल 1 या 2 ही से ज्यादा अभी तक कैप्चर हुए हैं। और डॉनबेस इलाके में अभी तक लड़ाई चल रही है, मारियापोल में लड़ाई चल रही है और क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स चलते हैं। तो उदाहरण पे जैसे अभी टैंक्स हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर है कि टैंक्स कभी भी अकेले हरकत नहीं करते हैं, और मैंने परसों भी देखा था, कल के वीडियो में भी, कि वो शहर के थ्रू टैंक्स जा रहे थे और वहां पर वो सिटिंग डक्स थे। टैंक्स को हमेशा स्मॉल ये जो एंटी टैंक वेपन्स का फायर है वो सबसे नुकसानदायक होता है, और उसके लिए वो एंटी टैंक वेपन्स कोई भी इन्फेंट्री का आदमी नजदीक से नजदीक 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 500 मीटर से फायर कर सकता है छुप के, और वो अपनी पोजीशन आड़ बदली कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इन्फेंट्री कवर के साथ ये लोग हरकत नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि एयर सुप्रीमेसी है तो सारी इनकी जो कॉन्वॉयज हैं वो बिल्कुल नजदीक चल रही है। तो मेरी ये काफी एक टैक्टिकल मिलिट्री ऑब्जर्वेशन है कि जिस प्रकार एक प्रोफेशनल आर्मी कंडक्ट करती है तो वो मेरे को ग्राउंड में दिख नहीं रहा है। दूसरा, अभी रूसी सेना इतनी तगड़ी सेना है, आज आपने भी दिखाया और इसकी रिपोर्ट थी कि चेचन रिबल्स आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों आए हैं? क्या रूसी सेना क्या काम नहीं कर पा रही है? कीव को कैप्चर करने में इनको दिक्कत हो रही है? हकीकत है कि यह लड़ाई बहुत मुश्किलात है, और चेचन जो आ गए हैं उनको ये कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? देखिए, वहां पर 2 या 3 रूसी कमांडर होंगे जो डिफरेंट डायरेक्शन से ये हमले की ताजवीज कर रहे होंगे। अब उसमें ये चेचन्स को, तो क्या इनको अलग से कोई इलाका दिया जाएगा या इनको अब छोटी छोटी टुकड़ियों में, और इनका कोई मैं बोलता हूं कोई अभी तक लड़ाई में आपसी तालमेल था नहीं, तो सडनली कोई नई ये सेना, तो मैं नहीं बोलूंगा, जो टेररिस्ट टाइप आ गए चेचन, इनको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, वो भी एक देखने वाली बात है जी। दूसरी बात, प्रेसिडेंट पुतिन ने 3 दिन पहले बोला था कि हम सीरियन फाइटर्स भी लेके आ रहे हैं। अब वो भी जब आएंगे तो उनको भी इनकॉर्पोरेट क्यों किया जाएगा? आज की न्यूज जो है कितनी सही है गलत एक तो वो भी नहीं पता चलता है, कि उसमें ये भी आया हुआ है कि अभी चीन से
इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प मांगी जा रही है, जिसमें यूएवी, ड्रोन्स वगैरह भी। इसका मतलब दो चीजें ना सर, मिलिटरली आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि क्या चीजें बहुत ज्यादा मिस हो गई हैं कि अब समेटने से जो है वो सिमट नहीं रही हैं चीजें, जो है कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है, या फिर जो दूसरी तरफ जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है। आर.एस. मल्होत्रा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चौथी बार कहा जा रहा है कि बातचीत की जाए, चौथी बातचीत आज होनी, इससे पहले 3 बातचीत हो चुकी है, और किसी भी तरीके से जेलेंस्की ने यही कहा है, फिलहाल सोर्सेज के हवाले से कहा जा रहा है कि मुझे जो है सिर्फ जो है कम से कम सिर्फ पुतिन से मिलवाइए, और पुतिन ये कह चुके हैं आप सरेंडर कीजिए, मिलने को मैं रेडी। जी, ये आपने देखा कि 3 दौर की बात हुई, उसमें खास नतीजा नहीं आया, लेकिन आपने सुना होगा प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि जो यूक्रेन है उसके स्टैंड में कुछ शिफ्ट आया है। और हमने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी कई बार कहते सुना है कि वो नाटो में अब उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, और वो जैसे क्रीमिया है या डोनबास रीजन है उसके ऊपर भी बातचीत करने को तैयार है। आज चौथे राउंड की बात होनी है। आज चाइना के बैंग यी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और यूएसए के जो एनएसए हैं, उनके बीच में भी रोम में बात होनी है और यूक्रेन के ऊपर ही बात हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद अब जब चारों तरफ से लग रहा है कि कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने की बात हो रही है, तो हो सकता है आज के बाद कुछ न कुछ इन दोनों तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव निशानी मिले। लेकिन जब तक अब ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है वो जब वो बात कर रहे हैं कि मैं तीनों शर्तों के ऊपर बात करने को तैयार हूं, तो वो किस हद तक उन शर्तों को मानने को तैयार हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर वो क्लियर कट ही है कि वो तीनों शर्तें जैसे रूस ने कहा है वैसे मानने को तैयार हो जाए, तब तो अब तक युद्ध विराम हो गया होता और शायद समझौता भी होने की तैयारी हो चुकी होती। पर जब वो बात करते हैं इनके ऊपर बातचीत की, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ नेगोशिएशन बाकी है, गिव एंड टेक रहेगा। पर इस दौरान जब युद्ध चला हुआ है तो उनको दोनों देशों को बहुत नुकसान हो रहा है। यूक्रेन में तो काफी तबाही मच रही है, विश्व के लिए भी अच्छा नहीं है। इस युद्ध में काफी डिसरप्शन तैयार कर दी है इकोनॉमी में, जो अभी तक कोविड-19 से जूझ रही थी। अब लगता है कि इसको एक और झटका इस यूक्रेन रशिया युद्ध में मिलेगा। पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज जो चौथे राउंड की बात हुई और जैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा है कि यूक्रेन के स्टैंड में कुछ शिफ्ट आया है, तो हो सकता है कि कुछ उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.